हेलो दोस्तों, आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। मैं आपका बड़ा भाई परीक्षित बोल रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इंग्लिश को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का ले जाने के लिए हम लोगों ने एक्सप्लेन सीरीज को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, इस एक्सप्लेन सीरीज का पहला लेक्चर आ चुका है। अगर आपने इसके फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो आप प्लीज उस लेक्चर को देखिए, ताकि उसमें आपको समझ में आएगा कि इस एक्सप्लेन सीरीज में मैंने क्या क्या चीजें आपको देने का प्रॉमिस किया है। ठीक है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ कि कुछ डाउट्स भी हैं आप लोगों के। जैसे क्या है कि मुझे एक टेलीग्राम में फ्रिक्वेंटली ये डाउट देखने को मिला है कि ये जो आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स को पढ़ने में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं है, उन्हें अंडरस्टैंडिंग द आर्टिकल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए तो मैंने मैंने बोला ना कि मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का ले चलूंगा। इसमें से कुछ और भी लोग होंगे जिनकी इंग्लिश कुछ अच्छी होगी, ठीक है, बेटर होगी, तो उनसे मैं यही कहूंगा कि आप पेशेंस रखिए। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो वेल एंड गुड, और भाइयों को पढ़ लेने दीजिए। ठीक है, तीसरी चीज क्या है कि मैं आज से डेली से मैं डेली क्या, अल्टरनेटिव डेज में हफ्ते में कई बार आपके लिए मैं वोकैब डोज लाऊंगा। ठीक है, इन ये वोकैब डोज वेरी हाईली इंपॉर्टेंट होंगे। इनको क्या करना है, मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, चाहे वो एसएफजी ग्रुप हो, चाहे वो हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, अगर आपने उस टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, इस वोकैब डोज में क्या है कि आपको 10 to 15 वर्ड्स डेली मिलेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा, सिनोनिम्स भी होगा, ठीक है, एंटोनिम्स भी होगा और सेंटेंस भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी इंग्लिश जो होगी बहुत ही टारगेटेड होगी। ठीक है, और आपको ये जो वर्ड्स मिलेंगे वो हाईली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरे गहरे वर्ड मैं नहीं दूंगा, ये हाईली इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आते ही आते हैं। आपको क्या करना है, एक कॉपी बनानी है, उस कॉपी में 20 से लाइन खींचनी है। यहाँ पर क्या लिखना है, वर्ड लिखना है, यहाँ मीनिंग लिखना है। ठीक है, ये सारी चीजें लिखते जाना, यहाँ पर उसकी मीनिंग लिखते जाना। अगर आपको मीनिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो सिंपल क्या करना है, गूगल कर लेना है, वहां पर आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज। अब आपसे बस ये चीज रिक्वेस्ट है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, इस एक्सप्लेन सीरीज को कंप्लीटली वॉच करिए। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, अगर आप इन वीडियोस को कंप्लीटली वॉच करेंगे तभी आपका जो इंग्लिश है बेसिक टू एडवांस लेवल तक पहुंचेगी। ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि 1 मिनट देख लिया, 2 मिनट देख लिया, 3 मिनट देख लिया, तो कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। आपको अगर वाकई में इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको टाइम डिवोट करना ही होगा। वो आपको पता है कि इंग्लिश कितना मेजर रोल प्ले करती है सिलेक्शन में, ना केवल सिलेक्शन में बल्कि एग्जाम में तो क्लियर करने में मदद करती है, बल्कि जो हमारा एसएसबी है, एसएसबी में बहुत मेजर रोल होता है इंग्लिश का। तो अगर इस तरीके का आर्टिकल पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अभी पता चल जाए कितनी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, साथ में आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। ठीक है, ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब हो गया है। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं अपने इस आर्टिकल को पढ़ना। ठीक है, अब इस आर्टिकल को हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। ठीक है, इस आर्टिकल को किस वे में हम लोग अप्रोच करेंगे इसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट, इसको रफ कर दूं, गंदा हो गया। हम्म तो इस आर्टिकल को कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या है, सिंपली एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे हिंदी में, भाई मतलब क्या है इसका। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि उसमें कौन कौन से ग्रामर के रूल्स हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा ग्रामर के जो रूल्स हैं वो भी कवर अप होंगे। उसमें देखेंगे भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और बीच बीच में हम लोग देख लेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि इस सीरीज को फॉलो करने से क्या है कि जो PQRS वाले क्वेश्चन आते हैं,
एक होता है S1 S6 PQRS और एक सिर्फ PQRS होते हैं। इनको क्या करना होता है, मीनिंगफुल मैनर में क्या अरेंज करना होता है। ये टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं सीडीएस में, ठीक है, 20 क्वेश्चंस। तो आप सोचिए कितना ज्यादा वेटेज है। और इस आर्टिकल से आपका PQRS भी कवर होगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी कवर होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कवर होगा, ग्रामर के रूल्स कवर होंगे, वो कैप कवर होगी, ठीक है। तो हर एक चीज इस आर्टिकल से आपको समझ में आएगा। इवन जो पैसेज आते हैं, चाहे वो एनडीए वाले हों, चाहे वो सीडीएस वाले, ठीक है, दोनों ही एग्जाम में क्या होता है, पैसेज आते हैं। फिलहाल अभी सीडीएस में नहीं आ रहा, लेकिन एनडीए में आता है। क्लियर है। तो ये सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, गेम चेंजर साबित होगी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को कंप्लीटली वॉच करिए, इन्हें स्किप मत करिएगा, 1-2 मिनट मत देखिएगा। क्लियर है सभी। अब चलते हैं अपने आर्टिकल्स के ऊपर। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ऑन डैम्स टेक द चाइना। सबसे पहले आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये किस पर बेस्ड आर्टिकल है। ये जो आर्टिकल है वो ये जो आ- एक मिनट, ये जो आर्टिकल है वो इंडिया और चाइना के वाटर मैनेजमेंट के ऊपर आर्टिकल है, ठीक है। इंडिया और चाइना के वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले सिंपली सेंटेंस पढ़ेंगे। द टू कंट्रीज embarked ऑन बिग डैम्स कंस्ट्रक्शन एट अबाउट द सेम टाइम। इसमें बोला गया है कि दोनों कंट्रीज जो हैं सेम टाइम पे बिग डैम्स का कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। embarked ऑन का मतलब होता है स्टार्ट करना। क्या करना होता है, क्या मतलब होता है, स्टार्ट करना। तो इसकी एक मीनिंग हो गई, देख रहे हो, एक मीनिंग मिल गई। दूसरा क्या है, यहाँ पर आप देखोगे टू कंट्रीज हैं, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में। ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट में किसका यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। क्लियर है। ये इम्बार्क ऑन एक साथ यूज होता है। लिंदा ब्लैंक्स में दे देगा क्या, इम्बार्क डैश, फिर ठीक है, सेंटेंस जो भी होगा सेंटेंस देगा। अब यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है, चार ऑप्शन मिल जाएंगे। क्या लिखेगा, एट, बाई, ऑन, इन, इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा। ये क्या आता है, प्रिपोजिशन के फॉर्म में आता है। क्या आता है, प्रिपोजिशन। वो आपको पता है कि प्रिपोजिशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम नहीं, इस बार टोटल 15 क्वेश्चंस आए थे सिर्फ प्रिपोजिशन से, सिर्फ प्रिपोजिशन से। तो आप अगर इस आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, न केवल इनका मतलब समझ में आएगा बल्कि इनका यूज भी समझ में आएगा कि कहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो वहां प्रिपोजिशन जो भी आएंगे वो क्या आएंगे, सेंटेंस के फॉर्म में आएंगे। तो अगर सेंटेंस नहीं समझ पाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई इम्बार्क के साथ क्या लगेगा, हमेशा ऑन का यूज होगा। ये अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। अब चलते हैं आगे। चाइना टुडे हैज एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 10 टाइम्स दैट ऑफ इंडिया। मतलब बोला जा रहा है कि चाइना के पास जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो भारत की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से 10 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। एन हमारा क्या होता है, आर्टिकल होता है, सभी को पता है। और आर्टिकल हमारे दो आर्टिकल टाइप के आर्टिकल होते हैं, एक डेफिनिट होता है, एक इनडेफिनिट होता है। डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, दा होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है। क्लियर है। तो आर्टिकल्स हमेशा किसके साथ यूज होते हैं, नाउन के साथ यूज होते हैं। ठीक है, किसके साथ यूज होंगे, नाउन के साथ आर्टिकल्स हमारे यूज होते हैं। तो ये जो, अब यहाँ पर देखोगे जो हमारा कैपेसिटी है, कैपेसिटी इज अ नाउन। क्या है, कैपेसिटी इज अ नाउन। क्योंकि नाउन की डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ रखा है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग एंड क्वालिटीज। तो कैपेसिटी क्या है, हमारी क्वालिटीज के अंदर आता है। ठीक है। और इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड किस, एक वर्ड है जो किसकी विशेषता बता रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, कैपेसिटी को। तो इसीलिए जो हमारा इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड है, ये एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो जब भी कोई वर्ड, जब भी कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ये सभी को पता है, इतनी डेफिनेशन सभी को क्लियर होगी। अब हम लोगों ने देखो यहाँ पर क्या सीख लिया, एप्लीकेशन सीख लिया। ये है इस ट्रेंड सीरीज की इंपॉर्टेंस, कि हम लोग यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे, प्रैक्टिस करके देखेंगे, और उस प्रैक्टिस के दम पे क्या है, हम परफेक्शन हासिल करेंगे। तब हमारी एक्यूरेसी, जो हमारी एक्यूरेसी इतनी कम होती है इंग्लिश में ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
हमारे क्वेश्चंस कम गलत होंगे तो निगेटिव मार्किंग जो है वो कम होगी। तो मल्टी डायमेंशनल तरीके से इम्पैक्ट करेगा ये आपके मार्क्स में, ठीक है, बूस्ट कर देगा। तो चलते हैं अपने मेन आर्टिकल पे। क्या लिखा हुआ है? बोथ इंडिया एंड चाइना बोथ इंडिया एंड चाइना हैव thousands of years of experience in managing water to reduce the impact of serious floods and droughts। बोला गया है कि चाइना और इंडिया दोनों के पास thousands of year का एक्सपीरियंस है इसमें इन मैनेजिंग वाटर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ सीरियस फ्लड एंड ड्रॉट, मतलब सीरियस फ्लड एंड ड्रॉट के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने में, ठीक है, इनके पास thousands of year का एक्सपीरियंस है। तो मतलब समझ लिया। बोथ के साथ क्या लगता है हमारा एंड, जब दो चीजों को ऐड करते हैं तो बोथ के साथ क्या लगता है एंड, तो ये आप ध्यान रखोगे, बोथ के साथ क्या लगता है एंड का यूज होता है हमेशा। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट। एम्पायर्स फेल इन बोथ कंट्रीज व्हेन किंग्स फेल टू मैनेज वाटर सप्लाई। क्या बोला है कि जब किंग्स व्हेन किंग्स वाटर को प्रॉपरली तरीके से मैनेज करने में फेल हो जाते हैं तो जो हमारे साम्राज्य होते हैं वो गिर जाते हैं। यहाँ पर जो फेल है वो पास्ट टेंस में है। ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया है। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? अब एक चीज और बता देना चाह रहा हूँ, बहुत बेसिक बात है कि वर्ब के साथ हमेशा वर्ब सॉरी टू के साथ हमेशा क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। क्लियर है? यहाँ पर इसलिए टू के साथ क्या यूज हुआ है? मैनेज। India became independent in 1947 and People's Republic of China was founded in 1949। बोला जा रहा है कि इंडिया जो है 1947 में आजाद हुआ था, ठीक है, और जो पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना है ये कब फाउंड हुआ था? 1949 में। तो मैं आपको एक चीज और बता देना चाह रहा हूँ, ये जो फाउंड लिखा हुआ है ना, एक होता है फाइंड, ये क्या होता है? हमारी वर्ब। इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है फाउंड होगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी क्या होगी हमारी? फाउंड होगी। एक होती है वर्ब फाउंड। फाउंड क्या होता है? स्टैब्लिश करना। क्या होता है? स्टैब्लिश करना। ठीक है, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गई? फाउंडेड। यहीं पर वही चीज लिखा हुआ है फाउंडेड। और ये जो चीज है वो किसमें है? पैसिव वॉइस में। किसमें है? पैसिव वॉइस में है। क्लियर हो गया सभी को? एक चीज आपको और बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई एक स्पेसिफिक डेट का नाम आया है, ठीक है। जब एक स्पेसिफिक डेट आती है, नॉर्मल डेट आती है, कोई ड्यूरेशन की बात नहीं हो रही, सिर्फ नॉर्मल डेट आएगी 1947 में आजाद हुए, सिंपल बात कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ठीक है। देख रहे हो, पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जा रहा है। यहाँ पर कोई हैड, सिंस, बिफोर, इन सब चीजों का यूज नहीं है, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जा रहा है, ठीक है, टाइम के लिए। यहाँ पर भी क्या है? पैसिव वॉइस में है। इन द 1950s बोथ कंट्रीज स्टार्टेड टू कंस्ट्रक्ट लार्ज डैम्स। बोला जा रहा है कि 1950s में क्या है कि दोनों ही कंट्री ने क्या किया? अब देखो यहाँ पर कंट्रीज है तो यहाँ पर क्या है? बोथ कंट्रीज हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई अगर इंडिया चाइना आता तो एंड आता, लेकिन कंट्रीज हैं इसलिए बोथ आया, तो बोथ कंट्रीज स्टार्टेड टू कंस्ट्रक्ट लार्ज डैम, लार्ज डैम बनाना शुरू कर दिया। India constructed its two major dams, हीराकुंड एंड भाखड़ा in 1957-1963। बोला जा रहा है इंडिया ने दो मेजर डैम्स बनाए, पहला हीराकुंड, दूसरा भाखड़ा भाखड़ा इन 1957 एंड 1963। 1957 में हीराकुंड डैम बनाया था, 1963 में भाखड़ा डैम बनाया था। अब यहाँ से आपका जीएस भी कवर होगा, ठीक है। आपका यहाँ से क्या होगा? अब देखो यहाँ पर आर्टिकल में हीराकुंड डैम आएगा, यूपीएससी उठा के पूछ लेगा भाई हीराकुंड डैम के बारे में, ठीक है। तो हीराकुंड डैम कहाँ पर है? आपको पता है हीराकुंड डैम उड़ीसा में है। कौन सी रिवर के ऊपर है ये? कौन सी रिवर के ऊपर है ये? महानदी रिवर के ऊपर है, ठीक है। महानदी रिवर के ऊपर है, अराउंड ये 25 किलोमीटर लंबा है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लेंथेस्ट कह सकते हो, ये हमारा डैम है। दूसरा भाखड़ा नैगल डैम। ये जो भाखड़ा नैगल डैम है ये सतलुज रिवर के ऊपर है, ठीक है। कहाँ पर है? सतलुज रिवर के ऊपर है। ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल से यूपीएससी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसको रफ कर दें, थोड़ी देर रफ कर दें, गंदा हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा। द रिजल्ट ऑफ दीज कंस्ट्रक्शन वर वेरी डिफरेंट। यहाँ पर ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है? रिजल्ट। इन कंस्ट्रक्शन का जो रिजल्ट था वो बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज हुआ है? वर। यहाँ पर क्या यूज हुआ है? रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या है हमारा? ये
प्लूरल फॉर्म में है, इस वजह से यहाँ पर क्या लगा है, वर लगा है। ठीक है, अगर यहाँ सिंगुलर होता तो यहाँ पर क्या होता, हमारा वॉज होता। क्लियर है, समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारा जो मेन सेंटेंस है वो ये है, ये हमारा सॉरी, जो मेन सब्जेक्ट है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट ये है, इस पर बेस्ड है, ना कि ये है। ठीक है, तो रिजल्ट्स ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन, इस कंस्ट्रक्शन की रिजल्ट की बात की जा रही है, तो रिजल्ट के पे फोकस है। आपको ध्यान देना है कि फोकस किस पे है। ठीक है, जिस पे फोकस होगा वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो रिजल्ट पे फोकस है, प्लूरल फॉर्म में वर लगा दिया। क्लियर है, यहीं पर यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर देगा। स्पॉटिंग एरर्स में ये क्या दे देगा, वॉज दे देगा। ठीक है, स्पॉटिंग एरर में क्या दे देगा, वॉज दे देगा। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको ये देखना है इस फ्रेज में इस वर्ड पे सबसे ज्यादा फोकस है, तो सबसे ज्यादा फोकस रिजल्ट के ऊपर है। वो प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर वर का यूज किया गया। अब आते हैं हीराकुंड भाखड़ा वर सक्सेसफुल। ये तो सिंपल सा है, दो आए हैं तो इसलिए वर का यूज किया गया है। इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड सच लार्ज डैम टू बी द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या बोला जा रहा है कि जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बहुत ही प्राउडली तरीके से प्रोक्लेम मतलब किया, मतलब दावा किया। ठीक है, उन्होंने बात की, दावा किया कि ये जो लार्ज डैम्स हैं ये मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स हैं। क्लियर है, टू बी द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब यहाँ पर एक वर्ड देख रहे होगे, प्राउडली। क्या देख रहे होगे, प्राउडली। अब प्राउडली आपने यहाँ देखा जो एल वाई लगा हुआ है, तो जहां भी एल वाई लगा होता है, ठीक है, जहां भी एल वाई लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब। और एडवर्ब का मतलब क्या होता है भाई, जो वर्ब की विशेषता बताता हो, जो वर्ब को क्वालिफाई करता हो। तो प्रोक्लेम क्या है, प्रोक्लेम का मतलब होता है दावा करना। प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है, दावा करना। अब दावा कैसे कर रहा है, प्राउडली तरीके से कर रहा है। तो प्राउडली वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, प्रोक्लेम को कर रहा है। ठीक है, जब कोई वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो प्राउडली क्या है, हमारा एडवर्ब है। प्रोक्लेम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब आगे देखते हैं, इन कंट्रास्ट द रिकॉर्ड ऑफ सनमेक्सिया वाज नॉट सो गुड। बोला गया है जो चाइना में बना था सनमेक्सिया डैम, उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। क्यों, द डैम लॉस्ट 70% ऑफ इट्स स्टोरेज कैपेसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्लड इट फेस्ड ड्यू टू एक्सेसिव सेडिमेंटेशन। अब यहाँ पर मैं आपको चीज बताता हूँ, यहाँ पर क्या है कि डैम डैम ने अपना जो स्टोरेज कैपेसिटी थी उसका 70% लॉस कर दिया जब पहला फ्लड आया था। क्यों, क्योंकि एक्सेसिव सेडिमेंटेशन था। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है मिट्टी का जम जाना। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है क्या, मिट्टी का जम जाना। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, आई ओ एन। क्या लिखा हुआ है, आई ओ एन। तो किसी वर्ड के लास्ट में अगर आई ओ एन लिखा है तो उसका मतलब वो क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। अब यहाँ पर क्या है, एक्सेसिव किसको डिनोट कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, सेडिमेंटेशन की। तो एक्सेसिव क्या है, हमारा यहाँ हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि एक्सेसिव किसकी विशेषता बता रहा है, सेडिमेंटेशन की। इस वजह से एक्सेसिव हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं। ठीक है, समझ में आया? वो यूपीएससी क्या करेगा भाई, सेडिमेंटेशन पे अंडरलाइन कर देगा, आपको पहचानना होगा कि नाउन है कि क्या है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि लास्ट में अगर आई वन लगा तो उसे नाउन कहेंगे। क्लियर है, ओवर द नेक्स्ट several decades, its design and operating procedure were changed several times for it to remain functional। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो नेक्स्ट सेवरल डिकेट्स थे, बाकी के कुछ जो सेवरल डिकेट्स थे उसमें इसके डिजाइन को और ऑपरेटिंग प्रोसीजर को क्या किया गया, चेंज किया गया। अब देखो, डिजाइन एक है, ऑपरेटिंग दो है, तो दो हो गए, इसलिए दोनों चीजों के लिए क्या यूज किया गया, यहाँ पर वर्ड का यूज किया गया। सिंपल, चेंज है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यहाँ पर क्या है, ये पैसिव वॉइस में है। क्लियर है, सेवरल टाइम्स फॉर इट टू रिमेन फंक्शनल। तो ये तो समझ में आएगा कि फंक्शनल बने रहने के लिए इन्होंने डिजाइन और ऑपरेटिंग प्रोसीजर में चेंज किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। इन 1980 the Chinese government invited the first author of this article to assess the feasibility of its largest infrastructure project, the South North Water Transfer। बोला गया है कि 1980 में जो चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया, इनवाइट किया, किसको इनवाइट किया,
इस आर्टिकल के जो फर्स्ट ऑथर हैं, ठीक है, जिन ऑथर ने इस आर्टिकल को लिखा उन्हीं को इनवाइट किया गया है। क्या करने के लिए? असेस करने के लिए कि भाई जो लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो लार्ज डैम बन रहे हैं, ये फिजिबल है कि नहीं है, फिजिबल है मतलब ठीक है कि नहीं है, मतलब ठीक है, प्रैक्टिकल है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। और फिजिबिलिटी हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन बन जाएगा, क्योंकि वो आई लग गया है। तो ये चीज देखने के लिए उनको बुलाया था, असेस करने के लिए बुलाया था। एट दैट टाइम कॉन्फिडेंस ऑफ चाइनीज इंजीनियर्स इन बिल्डिंग डैम्स वाज नॉट हाई कंपेयर टू दियर काउंटर पार्ट्स इन इंडिया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द कॉन्फिडेंस ऑफ चाइनीज इंजीनियर इन बिल्डिंग डैम्स। मतलब डैम्स को बिल्ड करने में जो चाइनीज इंजीनियर का कॉन्फिडेंस था, इस पूरे इतने बड़े फ्रेज में सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस पे किया जा रहा है? कॉन्फिडेंस पे किया जा रहा है। ठीक है, तो जिस पे स्ट्रेस किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? अपना सब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? अपना सब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस क्या है? सब्जेक्ट है। और आपको पता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते। और जब सिंगुलर होंगे तो हमारा क्या यूज होगा? वॉज यूज होगा। क्या यूज होगा सिंगुलर के साथ? वॉज यूज होगा। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ठीक है, पोस्ट 1990 सिचुएशन इन द टू कंट्रीज चेंज ड्रामेटिकली। अब देखिए एल वाई आया, जैसे ही एल वाई आया ये क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। क्यों एडवर्ब हो गया? चेंज करनी बात है। चेंज कैसे हो रहा है? ड्रामेटिकली तरीके से चेंज हो रहा है। तो चेंज हमारा वर्ब है, वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है? ड्रामेटिकली कर रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? वो एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, China got its dam building mojo back and became it the premier dam building nation in the world। बोला गया है कि 1990 के बाद, पोस्ट मतलब 1990 के बाद चाइना के पास डैम बिल्डिंग का एंड डैम बिल्डिंग का मोजो आ गया है। और क्या है कि वो प्रीमियर डैम बिल्डिंग नेशन बन गया है, मतलब बहुत ही टॉप लेवल का नेशन बन गया है टू डेवलप द डैम। ठीक है, इन द वर्ल्ड। In the past 3 decades, it has made major advances in planning and construction of large dams, seriously outpacing India and all other major dam building nation of the world। बोला गया है कि लास्ट के जो पास्ट के बीते हुए 3 डिकेड्स हैं, ठीक है, पास्ट के जो 3 डिकेड्स हैं उसमें इन्होंने क्या किया है? मेजर एडवांसेस किए हैं। किसमें? प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम के प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन में मेजर एडवांसेस किए हैं। सीरियसली, अब ये जो सीरियसली है, सीरियसली क्या है? सीरियसली हमारा एडवर्ब है, ध्यान देना। ठीक है, सीरियसली क्या है? एडवर्ब है। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है आउट पेसिंग। क्या लिखा हुआ है? आउट पेसिंग। अब ये क्या है? हमारा जीरंड है। क्या है? जीरंड है। अब ये जीरंड है, जीरंड कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? जीरंड बन जाएगा। आउट पेसिंग इंडिया एंड ऑल अदर टाइम बिल्डिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ऑल आया है तो यहाँ पर नेशंस आया है। सभी को समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अब चलते हैं नेक्स्ट उस पे। द पॉलिसीज ऑफ चाइना एंड इंडिया ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम स्टार्टेड टू डाइवर्ज इन द लेट 1980s। अब देखो सब इस सब्जेक्ट में इतना बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, तो इतने बड़े सब्जेक्ट में जो सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है वो पॉलिसीज है। मतलब चाइना और इंडिया की लार्ज डैम्स पर कंस्ट्रक्शन करने की जो पॉलिसीज हैं वो क्या है? स्टार्ट हो गई थी लेट 1980, डाइवर्स होने लगी थी एक दूसरे से। डाइवर्स होने मतलब एक दूसरे से दूर जाने लगी थी। ठीक है, डाइवर्स होने लगी थी। इसी का उल्टा क्या होता है? अपोजिशन क्या होता है? कन्वर्स करना, एक दूसरे के पास आना, कन्वर्स होना। क्लियर है? द कंट्रीज पॉलिसी मेकर्स देन बिलीव्ड स्मॉल वॉज ब्यूटीफुल एंड बिग वॉज अगली। बोला जा रहा था कि स्मॉल डैम बनाना ज्यादा ब्यूटीफुल है बड़े डैम्स की अपेक्षा, क्योंकि बड़े डैम्स क्या होते हैं? अगली होते हैं, उतने यूजफुल नहीं होते हैं। ये क्या था? पॉलिसी मेकर्स का बिलीव था, अपने कंट्री के पॉलिसी मेकर्स जो थे। दे प्रोमोटेड आइडियाज लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स ओवर लार्ज डैम। तो उन्होंने, जो हमारे यहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने क्या हुआ? बड़े बड़े डैम्स की बजाय हम छोटे छोटे चेक डैम्स बनाए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे हम लोगों ने फोकस किया। ठीक है, अब देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? ये हमारा एक नाम है, ठीक है। तो नाम जब होता है उसे हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। अब जैसे यहाँ लिखा क्या हुआ है? कंस्ट्रक्शन। क्या लिखा हुआ है?
कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के लास्ट में क्या है, आई ओन लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या है, हमारा नाउन है। क्लियर हो गया सभी को? इंडिया सुप्रीम कोर्ट स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ सरदार सरोवर डैम फॉर 6 ईयर व्हेन मच ऑफ इट वाज इनकम्प्लीट। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरदार सरोवर डैम, ठीक है, सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम गुजरात पे है, नर्मदा रिवर के ऊपर है। ठीक है, तो सरदार सरोवर डैम के कंस्ट्रक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था, कितने सालों के लिए, 6 सालों के लिए। व्हेन मच ऑफ इट वाज इनकम्प्लीट, देखो यहाँ पर मच आ रखा है, उसके बावजूद भी क्या आ रखा है, वाज आ रखा है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वो क्या है, इट है। तो इट क्या है, सिंगुलर है, जो सरदार सरोवर डैम के लिए यूज हुआ है। इसी का जो मच है, मच पार्ट है, वो क्या होता है, कंप्लीट हो गया था। तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो कुछ भी होगा सिंगुलर होगा, इस वजह से यहाँ पर क्या यूज हुआ है, वॉज का यूज हुआ है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक स्टॉप्ड फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी लार्ज डैम। अब देखो स्टॉप के बाद क्या आ रहा है, फाइनेंसिंग, ये क्या है, हमारा जीरंड है। क्लियर है, स्टॉप्ड क्या है, हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी लार्ज डैम्स इन मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, टू डैम्स हैड अ वेरी पुअर इमेज। ठीक है, इन मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में से अधिकतर लोगों में क्या है, टू टू कि जो डैम्स होते हैं वो वेरी पुअर इमेज के होते हैं। पुअर इमेज उनकी मतलब कि वो टूट भी सकते हैं, टूट जाते हैं तो भारी तबाही मचाते हैं, इस वजह से बोला गया है। चाइना इन कंट्रास्ट कंटिन्यू टू बिल्ड लार्ज डैम्स फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चाइना क्या किया, लगातार बिल्ड करता रहा लार्ज लार्ज डैम्स, किस लिए बिल्ड करता रहा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यहाँ पर एक वर्ड आया है डेवलपमेंट। ठीक है, क्या है वर्ड, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या है कि लास्ट में टी आ रहा है, तो जब भी किसी वर्ड के लास्ट में टी आता है, ठीक है, जनरली वो क्या होता है, हमारा नाउन होता है। समझ में आ रहा है, तो डेवलपमेंट हमारा क्या है, नाउन है। अब ये क्या है, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक क्या है, डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक इसको रिप्रेजेंट कर डेवलपमेंट को, तो इकोनॉमिक हमारा क्या है, हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? इट टूक अ प्रैग्मेटिक अप्रोच। प्रैग्मेटिक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है किसी चीज से डील करने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच को निभाना। ठीक है, किसी चीज से डील करने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच को क्या करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच को लेना, प्रैक्टिकल अप्रोच का यूटिलाइज करना, उसे कहते हैं प्रैग्मेटिक अप्रोच। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजर डैम्स इट असेस्ड what did not work well and modified national policies appropriately so that new generation of dams did not face similar problems। इसने क्या असेस किया, इट असेस्ड। ठीक है, इट असेस्ड, एक मिनट इसको रफ कर लेने, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जो सीडीएस में क्लोज टेस्ट आते हैं वो यहीं से आएंगे। ठीक है, यहीं से वो कैसे फॉर्म होते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बहुत अच्छी होगी वीडियो। ठीक है, तो इट असेस्ड, या क्या लिखा हुआ है, वॉट। अब वॉट की जगह वो क्या दे देंगे, व्हेन। ठीक है, सेकंड नंबर पे वॉट दे दिया, तीसरे नंबर पे हाउ दे दिया, ठीक, चौथे नंबर पे वाई दे दिया। ठीक है, तो इसमें आपको डिसाइड करना है, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग इसकी पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप इस चीज को कर सकोगे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, वॉट का यूज करोगे। तो वॉट डिड नॉट वर्क वेल इन मॉडिफाइड नेशनल पॉलिसीज अप्रोप्रिएटली, देख रहे हैं, अप्रोप्रिएटली आ गया। अप्रोप्रिएटली क्या हो गया भाई, एल वाई लगाए, क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर है, सो दैट न्यू जनरेशन और डैम्स डिड नॉट फेस सिमिलर प्रॉब्लम्स। तो ये सब सभी को पता ही है, प्रॉब्लम्स है, ये क्या है, डाउन है। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है? अब देखिए आर्टिकल थोड़ा सा बड़ा है। चाइना ऑल्सो रियलाइज्ड दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम इनहेंस्ड बोथ वाटर एंड एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था ना, जब दो चीजों को ऐड करेंगे तो बीच में बोथ एंड एंड आएगा, बोथ के साथ क्या आएगा, हमारा एंड आएगा, इसलिए यहाँ पर एंड आया। चाइना ऑल्सो क्या रियलाइज किया कि भाई लार्ज डैम बनाने से क्या होगा, कि हमारे वाटर और एनर्जी सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इनहेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द लेटर वॉज स्पेशली इंपॉर्टेंट टू इट। लेटर का मतलब क्या होता है, बाद का। लेटर का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, लेटर का मतलब होता है बाद का। ठीक है, द लेटर वॉज स्पेशली इंपॉर्टेंट टू इट। लेटर, जो लेटर का मतलब होता है कि जो ये एनर्जी सिक्योरिटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाई टू
1000, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बाई का मतलब क्या है, यहाँ पर 2000 तक, तो बाई का मतलब क्या होता है, तक, ठीक है। यहाँ पर इन भी लग सकता है कि इन 2000 मतलब उसी पर्टिकुलर 2000 ईयर में की बात की जा रही है, लेकिन जब बाई की बात की जा रही है तो तक है, तब तक है, अप टू, ठीक है, अप टू दिस मार्क। तो इसमें क्या है, एक रेंज बताई जाती है, जो कि इन क्या होता है, स्पेसिफिक चीज होती है। तो बाई 2000 इट रियलाइज दैट इन लेस देन अ डिकेड इट वुड बिकम द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। आपको पता है ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री, नेगेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो आपको गुड बेटर बेस्ट नाम से पता ही होगा, गुड गुड होता है, बेटर होता है, बेस्ट होता है। और जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले क्या यूज होता है, हमेशा दा का यूज होता है। दा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। क्लियर है। एक चीज और है कि जो भाई जो हमारी नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब होती है उनके साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है। क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, बिकम हो गया है। Thus, it accelerated a program to construct large dams that would provide flood management and a reliable water supply for all human use and also be a major generator of renewable energy। ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि भाई जो चाइना था उसने अपने लार्ज डैम्स को बनाने के प्रोग्राम को क्या किया, तेज कर दिया, एक्सलरेट कर दिया, ठीक है, ताकि वो फ्लड मैनेजमेंट को प्रोवाइड कर सके, एक रिलायबल वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर सके फॉर ऑल ह्यूमन यूज के लिए, ठीक है। और ऑल्सो मेजर जनरेटर और रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें मेजर जनरेटर बन सके, और ऐसा ही हुआ। क्लियर है। तो ये क्या है, आर्टिकल है, आपको इस तरीके से पढ़ना है। आपका ये होमवर्क है, ठीक है, मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है। आपका ये होमवर्क है कि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पूरा नीचे तक आर्टिकल दिया गया है, इसे आप समझोगे, अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा कंप्लीटली पढ़ाऊंगा तो क्या है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। आप बताइएगा कि मुझे कंप्लीटली आगे से पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। फिलहाल ये अभी आपका क्या है, होमवर्क है। समझ में आ रहा है, इसको अच्छे से करना। जो भी चीज़ें ना समझ में आए, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही, आप टेलीग्राम के SFG स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर CDS 1 2026 के लिए अलग है, और CAPF के लिए भी अलग है। आप उनको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हमारा एक एनडीए का हमारा एक एनडीए का SFG ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर ये सारी चीजें आपको फ्रीली अवेलेबल होंगी, ठीक है। हाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि वहां पर मैं अब वोकैब डोज देने वाला हूँ, ठीक है। डेली 10 to 15 वर्ड्स दूंगा, जिसको आपको याद करना है, अपनी कॉपी में को नोट डाउन करना है। और इससे क्या होगा कि लास्ट में 6 मंथ के बाद हम लोग के पास वोकैब्स का एक पूरा कंपाइलेशन होगा, तो हमें इधर उधर जाने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तरीके के नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे खुद के हैंड रिटन नोट्स तब तक बन चुके होंगे। वो हैंड रिटन नोट्स मैं आपके बनवाऊंगा, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे आप हैंड रिटन नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस, कि आप लोग यहाँ तक बने रहें, ठीक है। बाकी आपसे बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप हमें जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए। हम लोग ऐसे ही लगातार कंटिन्यूअसली इस सीरीज को आगे ले जाएंगे, और इस चीज़ का प्रॉमिस है कि आपकी इंग्लिश को हम लोग इम्प्रूव करके ही मानेंगे, ठीक है। ये हमारा एम है, बेसिक से एडवांस लेवल तक का आप इंग्लिश को ले जाएंगे ही ले जाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी चीज़ों को फॉलो करिए, डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। मैं आपकी, बहुत लोग पूछ रहे थे स्पीकिंग इंग्लिश कैसे करनी है, ठीक है। तो उसकी, जब ये आपकी फ्लुएंसी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी ना, तो स्पीकिंग में भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास एनफ सेंटेंसेस होंगे, एनफ मीनिंग्स होंगी, तभी तो आप जितना ज्यादा रीड करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, ठीक है। अगर आपने सिर्फ इंग्लिश 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 बोलने की सोची है तो सिर्फ इंग्लिश बोलने से कुछ नहीं होगा, रीड करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा, ठीक है। रीड करना है, राइट करना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है। इसी से आपकी सारी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो चलते हैं, बाय बाय, फिर मिलेंगे।